तो क्या ये आम बात है कि जैसे हम ओल्ड होते हैं इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं? तो एज के साथ में बोन्स वीक होते हैं, उसी के साथ में मसल वीकनेस भी होता है। What do you think will be that one take-home message for the patients and their caregivers? Okay. Pain and immobility are not the normal process of aging. As we grow older, our bodies tell stories. Stories of time spent, work done, and life well lived. But at the same time, in the elderly, they have the stories written with fragile bones, aching joints, and disability in movement. Bone and joint disability and problems are the most common problems faced by the elderly, which affects not only their movement but also their independence, their mobility, and their confidence and the overall quality of life. I am Dr. Mohit Garg, Senior Consultant and Head of the Accident and Emergency Department at Gleneagles Hospital, Parel, Mumbai. And today we are going to have a very important conversation regarding elderly bone health and joint issues. And it is an important topic to address so that we can tell our elderly people that growing old does not mean slowing down. Today I have Dr. Anup Khatri sir with us. He is a senior consultant in the Department of Orthopedics and Joint Replacement and has been as a full-time consultant in the Department of Orthopedics and Joint Replacement with Gleneagles Hospital for over 10 years. Welcome, Dr. Khatri. Thank you, Dr. Mohit. So I would like to begin the conversation with a personal experience. मैं घर पर रोज़ अपनी दादी माँ को देखता हूँ और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है उनके ना जॉइंट की बोन्स की प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ रही हैं। तो क्या ये आम बात है कि जैसे हम ओल्ड होते हैं इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं? So, yes, first of all, thank you for getting me here for this conversation. So, ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होते हैं. So, why it is more important to take care of bone health in elderly people? Because of medical advancements, क्या हो रहा है कि हर एक चीज़ का, हार्ट हो, लंग हो, हर एक चीज़ में इतने अच्छे मेडिसिन या फिर उसके ट्रीटमेंट आ चुके हैं कि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहा है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस, अगेन जो लाइफ स्पैन बढ़ रहा है उसके कारण एल्डरली पॉपुलेशन हमारे आजू बाजू में आप देखेंगे कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. और फिर उनके अगर बोन और जॉइंट्स की तरफ ध्यान दिया नहीं जाए तो फिर दे विल सफ़र फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पेन्स और इंजरीज इन देयर एल्डरली लाइफ. सो येस, एल्डरली या फिर एज जैसे जैसे बढ़ेगा तो फिर ये कॉमन चीज़ देखते हैं हम लोग, बट उसके पीछे कई सारे रीजंस है जो हम धीरे धीरे उसके ऊपर भी एक एक नज़र डालेंगे. सो ये क्यों होता है ज़्यादा? सो एज के साथ में बोन्स वीक होते हैं, उसी के साथ में मसल वीकनेस भी होता है. तो ये थोड़ा एक रीजंस होते हैं जिसके कारण आपको बोन या जॉइंट पेन्स हो सकते हैं. उसी के साथ में डीजनरेशन या फिर वेयर एंड टेयर जॉइंट्स का होता है, तो फिर इसके कारण भी जॉइंट पेन्स होते हैं. तो ये जो आर्थराइटिस हम बोलते हैं तो इज इट द सेम थिंग एज जॉइंट पेन? सो यस, एक जॉइंट पेन अर्थराइटिस में हो सकता है डेफिनेटली, बट जॉइंट पेन के बहुत सारे रीजंस है, उसमें से एक अर्थराइटिस है. सो अर्थराइटिस अगर हम जानना चाहते हैं तो अर्थराइटिस क्या है कि इट इज़ जस्ट वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट्स. सो कोई भी जॉइंट है उसमें अगर एज के साथ घिस रहा है तो फिर उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं. आमतौर पर आर्थराइटिस दो टाइप्स के जाने जाते हैं, जो है कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एज के साथ वेयर एंड टेयर है. दूसरा जो रहता है आर्थराइटिस, उसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यून आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है. तो उसमें हमारे बॉडी के सेल्स ही हमारे जॉइंट्स को डैमेज करना शुरू कर देते. तो उसमें बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो फैमिली टू फैमिली रन होता है, ये हमने देखा गया है. तो आपने ये ऑस्टियो आर्थराइटिस वर्ड यूज़ किया और ये ऑस्टियोपोरोसिस, तो इज इट द सेम? हाउ इज इट डिफरेंट? एंड उसके सर्जरीज प्रोसीजर्स होते हैं या क्या इलाज होता है उसमें? सो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं. ओके. लोगों को भी कई बार ये लगता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस सेम है, पर नहीं, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे हमने बोला कि जॉइंट घिसने के कारण होता है या फिर जॉइंट डैमेज होता है, उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं. उसके अगेंस्ट है ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है कि बोन्स वीक होते हैं, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है. तो उम्र के साथ में, और बहुत कॉमनली हमने देखा है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है. ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स वीक होंगे, उसके कारण फिर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ऐसे जिनकी बोन्स वीक होती हैं उसमें कुछ अलग तरीके का मटेरियल होता है या सर्जिकल टेक्निक अलग होती है? करेक्ट. सो
कोई भी फ्रैक्चर हो, अगर वो बोन्स अगर अच्छे हैं, बोन्स अगर हेल्दी है, तो वो फ्रैक्चर फिक्स करने में हमें एज अ सर्जन बहुत डिफिकल्टीज फेस नहीं होते। पर वही अगर बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स है और उसमें अगर फ्रैक्चर लेके आए वो, तो फिर उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ जाते हैं। तो फिर वो बोन्स स्ट्रेंथ कम होने के कारण जो हम प्लेट स्क्रूज यूज़ करेंगे उसका होल्ड कम हो जाता है Okay. और रिजल्ट्स भी कम आ सकते हैं। इसके लिए ये बेटर होने के लिए हम फिक्सेशन मेथड्स अलग यूज़ करते हैं, Okay. जिसमें कि आजकल लॉकिंग प्लेट्स यूज़ किए जाते हैं, फिर बोन सीमेंट का इस्तेमाल होता है। उसी के साथ साथ बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कई सारे मेडिसिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिसके कारण बोन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो फ्रैक्चर्स भी जल्दी भरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आम जनता को ये लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जॉइंट में पेन होना एक नेचुरल चीज़ है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जिसकी उम्र बढ़ेगी उसको जॉइंट पेन होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत पेन होना, कभी कभार होना, थोड़ा सा स्टिफनेस होना, दैट इज़ एक्सपेक्टेड विथ एजिंग। बट अगर आपको डेली पेन हो रहा है, आपके डेली एक्टिविटीज़ पेन के कारण रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, या फिर जॉइंट में बहुत स्वेलिंग रह रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा स्वेलिंग या पेन रह रहा है, तो फिर दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू हैव। तो फिर आपको तुरंत ही किसी तो डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। बट ये देखा है ज़्यादातर ऐसे में फिर फिजियोथेरेपी बोलते हैं या एक्सरसाइज बोलते हैं। अब लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज से दर्द बढ़ जाएगा, तो ऐसे नहीं है। अगर आपको बॉडी को एक्सरसाइजेस की आदत नहीं है तो यस, इनिशियल डेज में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब किसी को भी वो पेन्स बढ़ सकते हैं। बट रेगुलरली अगर आप प्रॉपर टेक्निक के साथ एक्सरसाइजेस करेंगे अंडर गाइडेंस ऑफ सम फिजियोथेरेपिस्ट, तो फिर ये एक्सरसाइजेस से होने वाला पेन कम हो जाएगा। उसी के साथ में एक्सरसाइजेज उल्टा एल्डरली लोगों के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके ऑलरेडी मसल्स वीक हुए रहते हैं। तो एक्सरसाइज करने से मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है, तो उसके लिए आप योगा करिए या फिर कोई फिजियोथेरेपिस्ट से मिल के थोड़ा एक्सरसाइजेज सीख लीजिए, इससे भी फ़ायदा हो सकता है। तीसरा है उल्टा ये एज में हम लोग ज़्यादा अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से उल्टा मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ने में और बोन्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस कम करने में हेल्प होता है। तो ये एल्डरली लोग ज़्यादा गिर क्यों जाते हैं, यानी मसल्स वीक हैं उनके कि हड्डियाँ वीक हैं? सो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एल्डरली लोगों में मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि फॉल घर में बहुत ज़्यादा होते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण फ्रैक्चर्स होना, ये तो हम सुनते रहते हैं। पर एल्डरली पीपल में घर में ही फॉल्स होने के कारण, वो भी ज़्यादा करके रात में वगैरह फॉल्स होते हैं और फिर उसके साथ वो फ्रैक्चर्स लेके आते हैं। ऐसे इसमें ये क्यों होते हैं ये जानना भी ज़रूरी है, ताकि हम वो ट्रीट कर सकें। तो यस, मसल्स वीक होना, फिर इम्बैलेंस, बैलेंस प्रॉपर नहीं होता है एज में। तीसरी चीज़ है कि अगर डायबिटीज़ है या फिर किसी प्रकार से न्यूरोपैथी है, तो आपके पैरों के सेंसेशंस कम हुए रहते हैं, तो उसके कारण भी चोट लगना या फिर गिरना बहुत कॉमन है। अगर आप कोई मेडिसिन के ऊपर है तो उसके कारण चक्कर आता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, अगर सोडियम लेवल्स भी कम हो गए होंगे बॉडी में, तो उससे भी चक्कर आके लोग गिर सकते हैं घर में। तीसरा है कि घर में अगर आपके बीच में फर्नीचर है या फिर लूज कारपेट्स है, लूज चप्पल्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर आईसाइट प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ये एज में बहुत कॉमन है कि दिखने में कम आता है, देखने को कम आता है, और उसके कारण भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये गिरने के बाद जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो किस तरीके के फ्रैक्चर डेंजरस होते हैं एल्डरली पॉपुलेशन में? एल्डरली या फिर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, वो हिप में, रिस्ट में और स्पाइन में, ये कॉमन है, और शोल्डर में भी उस तरफ से कॉमन इंजुरीज है या फ्रैक्चर्स है। डेंजरस अगर बात करेंगे तो हिप फ्रैक्चर्स एंड स्पाइन फ्रैक्चर्स आर मोर डेंजरस इफ़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, क्योंकि उसके कारण क्या हो सकता है कि अगर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ दर्द है करके अगर बेड पे ही सुला के रखेंगे, तो फिर बेड रिडन हो सकते हैं पेशेंट्स, और बेड रिडन होने के कारण क्या है कि आपको बेड सोर होना, इन्फेक्शन होना, रिकवरी डिले होना, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। तो फिर कितना सेफ है ऐसी एज में सर्जरी करना? करेक्ट। सर्जरीज करना तो बहुत सेफ है अगर मेडिकल कंडीशंस बाकी के सब प्रॉपरली इवेलुएट करके उसके लिए ट्रीटमेंट करके साइड बाय साइड सर्जरी हो जाए तो। विथ मॉडर्न एनेस्थेशिया और जो अभी अच्छे सर्जिकल टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज है, जिसमें ज़्यादा चीर फाड़ ना करनी पड़े, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज से हम सर्जरीज करके ब्लड लॉस कम कर सकते हैं, उसके कारण भी वो सेफ्टी लेवल्स बढ़ जाते हैं। और रिकवरी के लिए भी क्या है कि आजकल हम लोग जो है सर्जरीज के बाद में या फिर इंजुरीज के बाद में, व्हाट आई फॉलो इज मोर ऑफ रैपिड रिकवरी एंड अर्ली रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल। रैपिड रिकवरी में क्या होता है कि पेशेंट को हम ज़्यादा देर तक
कोई भी इंजरी हो या सर्जरी हो उसके बाद में बेड में रखना नहीं पसंद करते। जितने जल्दी हो सके पेशेंट मोबिलाइज हो जाए, खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए, दैट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर द पेशेंट। तो आजकल मैंने सुना है कि काफ़ी सर्जरीज डे केयर बेसिस पे होती हैं और सर्जरी करके सेम डे पेशेंट को चला देते हैं। तो कुछ न्यूअर एडवांसेस हैं या आप जॉइंट रिप्लेसमेंट भी काफ़ी करते हैं, तो व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी यू यूज़? सो करेक्ट, जैसे मैंने बोला कि रैपिड रिकवरी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। तो क्या होता है कि अभी इसके कारण अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट का अगर हम उदाहरण देंगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में अभी हम रोबोटिक असिस्टेड करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो नी रिप्लेसमेंट हो या हिप रिप्लेसमेंट हो तो उसमें रोबोटिक असिस्टेंस का यूज़ होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को सर्जरी के बाद में पेन कम रहता है, मिनिमल इन्वेजिव होता है सर्जरी, प्रिसीजन बढ़ जाता है रोबोटिक असिस्टेंस के कारण। उससे पेशेंट 2 या 3 घंटे में ही सर्जरी के चलना फिरना शुरू कर सकता है और 1 या 2 दिन में मैक्सिमम घर भी चला जाता है पेशेंट। ओके, अब मेरे को ये बताइए, ये जो एल्डरली में जो बोन के चलने फिरने की लिमिटेशन है उससे उनकी मेंटल हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है? हाँ, यस डेफिनेटली। सो क्या होता है कि बोन हेल्थ या फिर जॉइंट पेन्स के कारण आपका पेशेंट का ऑटोमेटिकली बाहर आना जाना कम होता है। तो वो सोशल गैदरिंग्स में जाना कम करेंगे, लोगों से मिलना जुलना कम करेंगे, धीरे धीरे घर में ही बैठे रहेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। सो इससे अगर बचना है तो फिर पेन कंट्रोल में करके, एक्सरसाइजेस करके, फिजियोथेरेपी करके, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगा सर्जरी करके, या फिर कई बार हम लोग नी जॉइंट में अगर सर्जरी का लेवल नहीं आया, अगर नी इतना ख़राब नहीं है सर्जरी के इतना, तो फिर नी में इंजेक्शंस दे सकते हैं जिससे कि पेन कंट्रोल में हो जाए। तो फिर उनका बाहर आना जाना और सोशल गैदरिंग्स में जाना अगर इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है तो ये डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है एज रिलेटिव्स हाउ कैन दे कंट्रीब्यूट टू पेशेंट्स रिकवरी, या उनके लिए क्या करना चाहिए उनको? सो रिलेटिव्स या फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। सो एनकरेजमेंट, उसी के साथ साथ एक्सरसाइजेज करा के लेना, क्योंकि एल्डरली पीपल अगेन दे सफ़र फ्रॉम डिमेंशिया ऑल्सो मैनी ऑफ द टाइम्स। तो एक्सरसाइजेज कौन से करने हैं, कितना टाइम करना है, या अगर फैमिली उनका रिकॉर्ड रखे और करा के ले, दैट ऑल्सो हेल्प्स। कीपिंग अ गुड एनवायरनमेंट इन द फैमिली, या फिर घर पे अगर अच्छे से उनका ध्यान रखा जाए तो फिर दैट डेफिनेटली इम्प्रूव्स द रिकवरी। So, Dr. Khatri, at the end of the conversation, what do you think will be that one take-home message for the patients and their caregivers? Okay, so my message would be simple, that pain and immobility are not the normal process of aging. Also, after a fracture in an elderly person, with proper treatment, early surgery if needed, and good rehabilitation, our near and dear family members can get back to their active and meaningful lives. Thank you. So, thank you, Dr. Khatri, for this insightful conversation. I'm sure if after listening to our podcast, if even one person is encouraged to take care of their bones and joints, I'm sure this conversation was worth it. Sure. Thank you. Thank you. Gleneagles Hospitals, where good people make you feel better.